नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के आईएएस अभ्यास चैनल पर स्वागत है। आप सब मेरे साथ में पॉलिटी के बेसिक्स कवर कर रहे हैं और आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी पेचीदा है और जिसने स्टूडेंट्स को परेशान करके रखा हुआ है, ऐसे टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसको कभी कभी हम लोग एकदम शॉर्ट फॉर्म में जब बोलना होता है तो PEBL एंड DPL भी कहते हैं। तो क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इनका जो मेन आर्टिकल नंबर 21, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से इस पर जजमेंट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया में हम लोग क्या फॉलो करते हैं, PEBL या DPL, इन सब का जवाब आपको मिलेगा इस सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित, अनअकैडमी का वन ऑफ द एजुकेटर हूँ। उसी के अलावा मैं यहाँ पर PSIR, GS2, साइंस, करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट आप लोगों को सिखाता हूँ। आप लोग अगर मेरे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो, आपको जो टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन करना है वो है अरविंदा UN। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर से। तो इससे पहले कि हम लोग PEBL दैट इज़ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम लोग आगे बढ़े, आपको एक आर्टिकल पता होना चाहिए जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 21। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली किस बारे में बात करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 21 में जो आपको लाइफ एंड लिबर्टी देता है, उसमें क्लियरली कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। So if you look at the constitution, you will find that our constitution clearly says that आप लोगों को अगर आपकी लाइफ और लिबर्टी कोई अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अगर छीन रहा है तो फिर वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से ही कर सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 21 जो कि एक वन ऑफ द सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, ये कहता है। बट अब इसमें बात आती है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है क्या और इसमें सबसे पहला केस कब आया था। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को समझने से पहले आप लोग समझ लीजिए कि गवर्नमेंट की हमेशा 3 बॉडीज़ होती हैं जिन्होंने एकदम सेपरेटली अपना काम करना चाहिए। कौन कौन सी है? वन इज़ एग्जीक्यूटिव, जिनका काम है कि आप जो है वो जो भी हमारी पार्लियामेंट दैट इज़ लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाता है उनको आप इम्प्लीमेंट करें। तो पार्लियामेंट का काम होगा लॉ मेकिंग का। देखिए, लॉ मेकर एक अलग होना चाहिए, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाली एग्जीक्यूटिव अलग होनी चाहिए, और इसी के साथ में तीसरा जो मुद्दा है वो है जुडिशरी, जो कि इन सब को एडजुडिकेट करेगी, इन सब पर जजमेंट देगी। तो हमने क्या किया है, हमने सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के थ्रू हम लोगों ने इन तीनों के ऊपर में चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि लेजिस्लेचर अलग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव अलग बॉडी है। ये अगर आपको समझ में आए तो आगे के कंसेप्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। अब जो है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात आती है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये कहता है कि अगर कोई चीज़ या किसी को अगर अरेस्ट किया जाता है या किसी को अगर एग्जीक्यूटिव पनिश करता है, बिकॉज पनिशमेंट या आपको जेल में डालने का काम एग्जीक्यूटिव करेगा मेजरली। तो एग्जीक्यूटिव अगर मान लो किसी को अरेस्ट करता है, डिटेन करता है, किसी को जेल में डालता है, तो वो कैसे कर सकता है? ओनली एंड ओनली थ्रू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी अ लॉ एंड इन दैट लॉ अ प्रोसीजर मस्ट बी रिटन। प्रोसीजर अगर लिखी हुई नहीं है या फिर लॉ नहीं है तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने हमारा इंडियन पिनल कोड तो सुना ही होगा, जो कि मेजर कोड है जिसके थ्रू हम लोगों को पनिश करते हैं। तो इसके अंडर में एक सेक्शन है 302। 302 इसलिए है कि अगर कोई मर्डर करता है या किसी को मार देता है या किसी को अटेम्प्ट करता है मर्डर को, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये वाली बात जो है वो कहाँ लिखी हुई है? तो यहाँ पे देखिए, हमारा बेसिकली लॉ है इंडियन पिनल कोड। इसके अंदर में प्रोसीजर लिखी हुई है सेक्शन नंबर 302 में कि अगर कोई किसी को मर्डर करने की अगर कोशिश करता है, अगर मारने की कोशिश करता है, तो उसको या तो डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर फाइन और ये सब चीज़ें भी जो है वो उनको दी जा सकती है। इसी के साथ साथ हमारे पास में एक प्रोसीजर का कोड है जिसको हम लोग कहते हैं CRPC, दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर में एकदम डिटेल में प्रोसीजर लिखी होगी कि किस तरीके से आप इस बंदे को अरेस्ट करोगे जो मर्डर की कोशिश कर रहा था, मर्डर जिसने किया हुआ हो। तो अगर हमको किसी को पनिश करना है तो उसके लिए आपके पास में एक लॉ ज़रूर होना चाहिए। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये चीज़ कहता है कि देयर मस्ट बी अ लॉ, देयर मस्ट बी अ क्लियर कट प्रोसीजर विच मस्ट बी रिटन डाउन। और एग्जीक्यूटिव जो है जब भी किसी को
जब भी कुछ काम कर रहा है तो इस प्रोसीजर को उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, और इस प्रोसीजर को छोड़ करके उनके पास में और कोई हक नहीं है कि वो किसी की लाइफ या लिबर्टी को हार्म कर सके। तो क्लियरली प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मेजरली एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव क्या नहीं कर रहा है, उसको देखता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो आपको प्रोटेक्शन देता है, बट ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के एक्शन के अगेंस्ट में ही आपको मिलेगा प्रोटेक्शन, बट नॉट फॉर लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब क्या, लॉ में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो लॉ राइट है या रॉन्ग है ये आप चेक नहीं करोगे। आप लोग सिर्फ ये चेक करोगे कि प्रोसीजर जो है वो बराबर से फॉलो की गई थी या नहीं की गई थी। अगर लॉ में लिखा है तो देखिए दो एस्पेक्ट है, एक है लॉ, लॉ के अंदर में प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर को बस चेक किया जाएगा कि वेदर प्रोसीजर वाज राइट और नॉट रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, बट लॉ इटसेल्फ वाज राइट और रॉन्ग, ये हम लोग प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में नहीं देखते हैं। और यही हुआ था A.K. गोपालन के साथ में। A.K. गोपालन जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे केरल के, उनको डिटेन किया गया था अगेंस्ट एक डिटेंशन लॉ, उनका कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, उसमें उनको अरेस्ट किया था। वो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में गए और उनका कहना था कि दिस इज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 21, लेकिन फिर उनको कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने ये कहा कि देखिए भाई, हमारे आर्टिकल नंबर 21 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई लॉ एग्जिस्ट करता है और उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो वो सही होगा। मतलब आपने सिर्फ ये चेक किया कि एग्जीक्यूटिव ने प्रोसीजर फॉलो की या नहीं की, लॉ राइट है या नहीं है, इस पर आप लोग गए ही नहीं, इल्लीगली आपको डिटेन किया गया, इस पर आपने बात ही नहीं की। तो इसलिए जो है वो हम लोग ऐसा कहते हैं कि A.K. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नैरो व्यू जो है वो लिया हुआ था और उन्होंने इस अरेस्ट को जस्टिफाई किया। तो ये होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, एंड एज आई सेड कि इसको तो हम लोग फॉलो करते ही करते हैं, बट इससे भी जो एक ब्रॉड कंसेप्ट है उसको हम लोग कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये थोड़ा सा अमेरिकन जुडिशरी से हम लोग देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपको सबसे पहले पता चलेगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम लोग ये देखते हैं कि प्रोसीजर के साथ साथ क्या लॉ भी रीजनेबल है या नहीं है। तो वी विल ऑल्सो चेक प्रोसीजर राइट है या रॉन्ग है, ये तो आपने चेक किया ही, मतलब आपने एग्जीक्यूटिव की एक्शन को चेक किया कि आपने लॉ द्वारा बनाई हुई जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया नहीं किया। इसी के साथ साथ आप लोग इवन लेजिस्लेटिव एक्शन को भी अब चेक करते हो कि क्या ये लॉ सही है या नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पल से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनेका गांधी काफ़ी फेमस है, आप सबको पता होंगे कि इंदिरा गांधी के दो सुपुत्र थे, जिनमें से एक राजीव गांधी और एक थे संजय गांधी। तो संजय गांधी की जो वाइफ थी इनका नाम था मनेका गांधी। इन्होंने मनेका गांधी जो है, इनको एक पासपोर्ट मिला था जून 1, 1976 में थ्रू एन एक्ट कॉल्ड एज पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967। तो आप सबको पता होगा कि 1977 में जब इमरजेंसी ख़त्म कर दी गई और जब जनता पार्टी पावर में आई, तो जनता पार्टी जैसे ही पावर में आती है उनको डर था कि कहीं मनेका गांधी बाहर ना चली जाए, तो उन्होंने 4 जुलाई 1977 को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से एक मैसेज भिजवाया कि मनेका गांधी आपका पासपोर्ट जो है उसको हम लोग इम्पाउंड कर रहे हैं। इसका मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट में हमको लग रहा है कि ये अब पासपोर्ट आपको वैलिड नहीं रहेगा, तो हम इसको इम्पाउंड कर रहे हैं और इस पासपोर्ट को 7 दिन के अंदर अंदर हमको ला करके सबमिट कीजिए। ऑब्वियसली मनेका गांधी चुप नहीं बैठी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द रीज़न, मतलब आप कौन से रीज़न के बेसिस पर मेरे पासपोर्ट को इम्पाउंड कर रहे हैं और मुझे पासपोर्ट को सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं। तो उस समय में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक वापस से लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि देखिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक हम आपको ये बता नहीं सकते हैं, बट हम लोगों ने सेक्शन नंबर 10(5) एंड सेक्शन नंबर 3C के अंडर में हम लोगों ने आपका पासपोर्ट जो है वो ख़त्म कर दिया, इम्पाउंड कर दिया है और इसको ला करके जमा कीजिए। ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट में मनेका गांधी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई। अब देखिए, अगर जुडिशरी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इस प्रिंसिपल को अगर फॉलो करती थी जिस तरीके से उन्होंने A.K. गोपालन केस में फॉलो किया था, तो वो कहती थी, वो जुडिशरी कहने वाली थी कि भाई पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 10(3)(c) में पब्लिक इंटरेस्ट में पासपोर्ट को लिया जा सकता है, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर में आपका पासपोर्ट
वापस से सरेंडर करने के लिए आपको बोला है तो आप चुपचाप इसको कर दीजिए, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। बिकॉज इज एग्जीक्यूटिव फॉलोइंग द प्रोसीजर रिटन डाउन इन द लॉ ऑफ पासपोर्ट एक्ट? आंसर इज यस। लेकिन जुडिशरी ने उस समय में, ये बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट थी, जुडिशरी ने इस समय में कहा कि अब हम लोग जो है वो सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तक सीमित नहीं रहेंगे, हमको अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर भी शिफ्ट होना पड़ेगा। जिसका मतलब है कि हम ये भी चेक करेंगे वेदर लॉ वॉज राइट और नॉट। मतलब हम लोग अब ये भी चेक करेंगे कि वेदर लॉ इज रीजनेबल और नॉट। आपकी प्रोसीजर रीजनेबल थी या नहीं थी, इस पर तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, बट नाउ वी विल ऑल्सो सी वेदर योर लॉ इज रीजनेबल और नॉट। और तब से हम लोग देखते हैं कि ये वाली जजमेंट जो है वो पूरी तरीके से ही हमारी इंडियन जुडिशियल सिस्टम को बदल देती है। तो अब हमारी जुडिशरी ये भी चेक करती है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कि प्रोसीजर तो सही थी या नहीं थी, वो तो सही है, बट अब लॉ रीजनेबल है, फेयर है, जस्ट है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल नंबर 21 के अंडर में आपको सिर्फ मियर राइट टू लाइफ, मतलब एक एनिमल एग्जिस्टेंस के लिए आप लोगों को नहीं मिला हुआ है कि आप लोग जानवरों जैसे आएँ, जिए और मर जाएं। आपको लाइफ जो है वो ह्यूमन डिग्निटी से जीने का हक है, आपको एक मीनिंगफुल, कंप्लीट और एक वर्थ लिविंग लाइफ जीने का हक है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से आई वोंट बी जस्ट चेकिंग वेदर executive action was arbitrary or not, but I will also be checking whether legislative action is arbitrary or not। इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं अब तो लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, इन दोनों को भी अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो चेक करती है। तो इसका तथ्य ये आपका बनता है, इसका सार आपका ये बनता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ विल ओनली चेक वेदर प्रोसीजर जो एग्जीक्यूटिव ने फॉलो की है वो रीजनेबल है या नहीं है। लेकिन अगर हम लोग डीपीएल की बात करें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें, तो प्रोसीजर के साथ साथ इवन पार्लियामेंट ने जो आपका लॉ बनाया है, इवन इसके रीजनेबलनेस में हम लोग जाएंगे और पासपोर्ट के वो जो प्रोविजंस थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया या उनको गलत कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखने की कोशिश करें जिसके थ्रू आप लोगों को अब जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समझ में आएगा, तो ऑब्वियसली अब हमारी जुडिशरी जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर लेते हैं। उनको लगता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो इसका मतलब हम लोग PEBL, दैट इज़ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, फॉलो ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि अगर मैं इसका एक सेट डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो आप लोगों को वो इस तरीके से मिलेगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो एक आपका लार्जर सेट बनेगा, और इसके अंदर में अगर मैं एक छोटा सा सेट बनाऊं तो वो आप लोगों का प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ बनेगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये चेक करेगा कि आप लोगों ने प्रोसीजर जो है वो सही से फॉलो की थी या नहीं की थी। मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शन तो आप चेक करोगे ही करोगे, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये भी चेक करता है कि इस प्रोसीजर को लिखने वाला जो लॉ है वो रीजनेबल है या नहीं है। मतलब इसमें आप लोग लेजिस्लेटिव एक्शन को भी चेक करोगे। तो हमेशा याद रखिएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक लार्जर सेट है जिसके अंदर में PEBL ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। DPL के अंदर में लॉ एंड प्रोसीजर आप दोनों चीज़ों को चेक करते हो। तो इस तरीके से हम लोग भले ही ये देखते हैं कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ है, बट काइंड ऑफ जुडिशरी ने इसको अपने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से अब अमेंड कर दिया है और अब हम लोग इसको DPL मानते हैं। तो रिटर्न वर्ड्स अभी भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, लेकिन इसको हम लोगों ने DPL किया हुआ है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वो है हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, हमारा एक एक्ट है जिसका नाम है IT एक्ट, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, जिसके अंदर में एक सेक्शन नंबर 66A लिखा हुआ था जिसमें कुछ पनिशमेंट बताए हुए हैं कि अगर आप लोग किस तरीके के मैसेज करते हो तो आपको पनिश किया जा सकता है। इसके कुछ ब्रीफ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग एक ऑफेंसिव मैसेज जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन सर्विस के थ्रू किसी भी पर्सन को अगर आप लोग कंप्यूटर रिसोर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस से भेजते हो तो आपके साथ में क्या किया जा सकता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑफेंसिव या मिनेसिंग कैरेक्टर का अगर आप लोग मैसेज भेज रहे हो, या फिर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो अगेन आपको डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजुरी वगैरह ये सब आप कर सकते हो, या अगेन और कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज इस तरीके से अगर आप लोग भेजते हो तो इसके अंडर में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। एंड मल्टीपल टाइम्स हम लोग देखते हैं कि टाइम एंड अगेन जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलता आया है तो उनको IT एक्ट का 66A वाला सेक्शन जो है वो यूज़ करके उनको जेल में डाला गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक श्रेया सिंगल केस जो कि था 2015 का, इसके अंदर में कह दिया कि ये सेक्शन 66A जो है वो बेसिकली भले ही आपके लॉ में लिखा हुआ है
मतलब अगर अब तक जो है वो आप लोग अगर PEBL फॉलो कर रहे थे, मान लीजिए अगर कोई ट्वीट करता है, जैसे कि यहाँ पर जाकिर अली त्यागी हैं, इन्होंने 2-3 ट्वीट किए थे जिसके बेसिस पर इनको अरेस्ट किया गया था कि गंगा को जिंदा इंसान का दर्जा, इंसानों को मिलने वाले सभी अधिकार मिलेंगे, अदालत मैंने कोई गलती से डूब कर मर गया तो कत्ल का मुकदमा चलेगा क्या, या फिर योगी ने गोरखपुर से कहा कि गुंडे बदमाश जो है यूपी छोड़कर चले जाए, मेरी क्या मजाल मैं कह सकूं कि योगी जी आपके ऊपर में 28 मुकदमे जिनमें से 22 गंभीर है। इन ट्वीट के बेसिस पर इनको जो है वो अरेस्ट किया गया था, इनकी फेसबुक पोस्ट पर जो है इनको अरेस्ट किया गया था। अगर आप लोग प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तक ही अगर सीमित होते तो फिर जुडिशरी यही चेक करती कि हमारे पास में एक्ट है क्या। आंसर इज़ यस। कौन सा एक्ट है? IT एक्ट है, जो कि है 2000 का। 2000 के IT एक्ट में सेक्शन नंबर 66A में लिखा हुआ है कि अगर कोई इस तरीके से मैसेज करता है तो हम उनको जो है वो जेल में डाल सकते हैं। तो इनको जो है वो जेल में डाला गया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में मल्टीपल टाइम्स ऐसे कुछ जो है वो केसेस आए जिनमें कहा कि दिस बेसिकली वायलेट्स आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये आर्टिकल नंबर 14 का भी वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को ध्यान में रखा और श्रेया सिंघल केस जो है उसके अंदर में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन नंबर 66A को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उन्होंने जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो प्रोविज़न है वो यूज़ किया। उन्होंने कहा कि आपका लॉ ही गलत है, लॉ में लिखी हुई प्रोसीजर पूरी तरीके से गलत है, तो लॉ गलत है तो इतना वाला पार्ट जो आप लोगों का सही नहीं है, हम इसको यहीं से अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे रहे हैं। और इसके तहत जो है वो फिर आगे से ये वाले सेक्शन को नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल टाइम्स जो है वो पुलिस ने ये वाली प्रोविज़न, भले ही इसको 2015 में ख़त्म कर दिया गया था, उसके बाद भी लोग जो है इसको यूज़ करते रहे। फॉर एग्जांपल जैसे केतकी चितले, जो कि महाराष्ट्र की एक वन ऑफ द फेमस एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्होंने शरद पवार साहब जो हैं उनके अगेंस्ट में कुछ इस तरीके से ट्वीट किया था और मैसेज किया था। ऑब्वियसली उस समय में MVA गवर्नमेंट, दैट इज़ महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट पावर में थी, तो उन्होंने इनको लगभग जो है वो जेल में डाल दिया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा किया और वापस से कहा कि आप लोग जो है वो सेक्शन नंबर 66A नहीं यूज़ कर सकते हो। लेट मी रिमाइंड यू दैट। एंड अभी रिसेंटली अक्टूबर 12 को सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कहा कि इस चीज़ को वापस से बताया जाए कि हम लोगों ने IT एक्ट के अंडर में सेक्शन नंबर 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, और इसके अंतर्गत कोई भी अगर मैसेज वगैरह करता है या कुछ अगर इस तरीके से लिखता है तो उसको इस तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो गाइस, आई होप आप लोगों को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एकदम डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से समझ में आई है। अगर मैं वापस एक बार क्रक्स देने की कोशिश करूं तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये थोड़ा सा नैरो जुरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, जबकि अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की मैं बात करूं तो ये काफ़ी ब्रॉड जुरिस्प्रूडेंस का पार्ट है। इसमें सिर्फ आप लोग ये देखते हो कि प्रोसीजर जो है वो आप लोगों की रीज़नेबल थी या नहीं थी, राइट थी या नहीं थी, बट इसमें हम लोग प्रोसीजर तो देखते ही देखते हैं, बट वी ऑल्सो सी वेदर लॉ जो है वो आपका रीज़नेबल था या नहीं था। इनफैक्ट ये मेजरली अब तक जो है वो AK गोपालन केस में इसको मेजरली फॉलो किया गया था। मनेका गांधी केस जब से आया हुआ है तो उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हमने यूज़ किया है, और सुप्रीम कोर्ट आज DPL जो है वो यूज़ करती है, हमारी PEBL जो है वो भी यूज़ करती है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो है वो ब्रिटिश ट्रेडिशन का पार्ट रहा है और DPL जो है वो हमेशा से अमेरिकन ट्रेडिशन का पार्ट रहा है। बट अब हमारी जुडिशरी भी काफ़ी पावरफुल बन गई है, और इसके अंतर्गत जुडिशरी ने मल्टीपल टाइम हमारे आर्टिकल नंबर 21 को काफ़ी ब्रॉड भी बनाया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अब हमारी जुडिशरी कहती है कि आर्टिकल 21 में अगेन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करते करते प्लस अगेन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि लॉ सही है या नहीं है। अब ब्रॉड इंटरप्रिटेशन जब हम लोग कर रहे हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि डिग्निटी वाला लाइफ मिले, एनवायरनमेंट डिसेंट मिले, लाइवलीहुड, पायरेसी ख़त्म हो, प्राइवेसी जो है वो आपको मिले, शेल्टर आप लोगों को मिले, हर एक को एजुकेशन का हक मिले, स्लीप का हक मिले, अगेन आपको रेपुटेशन का हक मिले, फेयर ट्रायल का हक मिले। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दिया है, और इसी की तरह अब हम लोग जो है वो DPL के थ्रू मल्टीपल राइट जो है वो हमारे सिटीजन्स को दे रहे हैं। तो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो के थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बीच में फ़र्क समझ में आया है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे
कमेंट में आप बताइएगा कि आपको और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है जिस पर हम लोग वीडियो बना सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। दिस इज अरविंद सिंह राजपुरोहित साइनिंग ऑफ। लेट्स क्रैक इट।